Hello everyone, I hope you are doing well. So, in this video, we are going to cover up language specific theory, specifically जो आपकी इंग्लिश पार्ट की होने वाली है. ठीक है, तो आप इसको कवर करेंगे लैंग्वेज स्पेसिफिक थ्योरीज को. दिस इज गोइंग टू बी फॉर सीटेट. ठीक है, तो अभी जुलाई 2025 में जो सीटेट रहने वाला है उनके लिए सारी थ्योरीज जो रहेंगी स्पेसिफिकली, क्योंकि बहुत जगहों पर ये थ्योरीज नहीं मिलती हैं. सो लेट्स कवर अप विद द फर्स्ट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज. सो फर्स्ट थ्योरी है लैंग्वेज की क्राशन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी. किसने प्रपोज किया था? स्टीफन क्रेशन ने. और उसका कहना क्या था कि कैसे सेकेंड लैंग्वेजेस आर एक्वायर्ड नेचुरली एंड इफेक्टिवली. सो मान के चलिए कि आपकी जो मदर टंग है, राइट, जो मदर टंग है आपकी वो है हिंदी, राइट, बट फिर भी आप सेकेंड लैंग्वेज यानी इंग्लिश को किस तरीके से नेचुरली एक्वायर कर सकते हैं. ठीक है, उसका इस चीज पर फोकस था. तो उसने 5 सेंट्रल हाइपोथेसिस दी थी. फर्स्ट थी एक्विजिशन वर्सेस लर्निंग हाइपोथेसिस. एक्विजिशन में क्या है? सबकॉन्शियस प्रोसेस लाइक फर्स्ट लैंग्वेज लर्निंग हैपेंस इन रियल लाइफ इंटरेक्शन विदाउट एक्सप्लिसिट ग्रामर इंस्ट्रक्शन. एक्विजिशन में क्या होता है ना कि बच्चे एक्वायर कर रहे हैं लैंग्वेज को. ये रियल लाइफ इंटरेक्शन में होगा जब कोई रियल में उनसे इंग्लिश में बात करेगा, कोई भी सेकेंड लैंग्वेज में बात करेगा, बट इसके अंदर ग्रामर को हम टॉट नहीं करें, टीच नहीं करेंगे. ठीक है, और लर्निंग कैसे होगी? कॉन्शियस प्रोसेस में होगी क्योंकि बच्चा उसको अच्छे से सुन रहा है. एंड फॉर्मल स्टडी ऑफ ग्रामर रूल्स. और इस लर्निंग के अंदर अगर हम देखें यहाँ पर, देखो, एक होगा एक्विजिशन, एक होगा लर्निंग. एक्विजिशन के अंदर हम एक्वायर कर रहे हैं, कोई भी जरूरत नहीं है हमें ग्रामर की रूल की. बट यहाँ पर लर्निंग जब हम प्रॉपरली सीख रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पे एक्विजिशन वर्सेस लर्निंग हाइपोथेसिस है, तो लर्निंग इज अ कॉन्शियस प्रोसेस जब हम सोच समझ के इस लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं. फॉर्मल स्टडी ऑफ ग्रामर रूल्स. ठीक है, इसके अंदर हम ग्रामर रूल्स को भी समझते हैं. देन इम्प्लीकेशन कैसे आप यूज करेंगे इसको? एक्विजिशन इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर रियल फ्लुएंसी. जब तक आप उसे एक्वायर नहीं करेंगे तब तक आपको लैंग्वेज पे फ्लुएंसी नहीं आएगी. ठीक है, तो वही बात है, सेकेंड लैंग्वेज वो बच्चा तब सीख पाता है जब उसके रिलेटिव्स, फैमिली या फिर सराउंडिंग के अंदर वो लैंग्वेज बोली जाती है, तो उस चीज को समझना शुरू कर देता है. देन कम्स टू मॉनिटर हाइपोथेसिस. ये सेकेंड पार्ट है, सेम थ्योरी, क्राशन का सेकेंड प्रिंसिपल था. कॉन्शियस नॉलेज. कॉन्शियस नॉलेज मतलब जब हम ग्रामर को लर्न करते हैं एंड एक्ट एज अ मॉनिटर और एडिटर ड्यूरिंग कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन करते हुए, जैसे अभी मैंने गलती से टॉट बोल दिया था, राइट, तो टॉट नहीं टीच होना चाहिए, राइट, अभी की बात कर रहे हैं ना. तो जब हमने ग्रामर सीखी होगी तो हम बोलते हुए उसमें क्या कर सकते हैं? चेंजेस लेकर आ सकते हैं. कंडीशंस फॉर मॉनिटर यूज, टाइम, फोकस ऑन फॉर्म एंड नॉलेज ऑफ रूल्स यहाँ पे हमें पता होंगी. और कैसे हम यूज कर सकते हैं फ्लुएंसी के अंदर? फ्लुएंसी कहाँ से आएगी? एक्विजिशन से, नॉट एक्सेसिव मॉनिटरिंग से. बार बार आप ध्यान देते रहोगे ग्रामर रूल्स के ऊपर, उससे नहीं आएगी. बट जब आप किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर करेंगे तब ज्यादा आएगी. और एक्वायर कैसे करेंगे? बाय बीइंग इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट और उस सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली. देन इज इनपुट हाइपोथेसिस. इनपुट हाइपोथेसिस के अंदर लर्नर प्रोग्रेस बाय रिसीविंग कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट लैंग्वेज दे कैन ओनली मोस्टली अंडरस्टैंड बट विथ स्लाइटली न्यू एलिमेंट्स प्लस 1. अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि आई क्या है? करंट लेवल. करंट लेवल वो बच्चा कहाँ पर है, और +1 क्या होगा उसके अकॉर्डिंगली? जस्ट बियॉन्ड करंट लेवल. तो जब वो करंट लेवल से ऊपर उठ के जा रहा है, सो दैट इज +1. और इन्होंने इसको एक तरीके से यूज किया कि इनपुट जो होगा ना वो मीनिंगफुल होना चाहिए और थोड़ा सा चैलेंजिंग होना चाहिए, ज्यादा चैलेंजिंग नहीं होना चाहिए. देन इज नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस बनाया. लैंग्वेज रूल्स आर एक्वायर्ड इन अ प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस. लैंग्वेज के रूल को हम प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस में क्या कर सकते हैं? एक्वायर कर सकते हैं. प्रिडिक्ट का मतलब होता है कि जिसे हम आगे भविष्य में सोच सके कि हाँ ऐसे ऐसे लैंग्वेज लर्न करेंगे तो उससे ऐसी ऐसी चीजें हो पाएंगी. नॉट नेसेसरली मैचिंग द ऑर्डर दे आर टॉट. जरूरी नहीं है जिस ऑर्डर में वो पढ़ाएंगे, ठीक है, वैसे ही बच्चा सीखेगा. ठीक है, देन डोंट फोर्स ग्रामर सीक्वेंस. ग्रामर के सीक्वेंस पे हमेशा फोर्स नहीं करना है. फोकस ऑन एक्सपोजर. जितना एक्सपोजर देंगे, जितना लर्निंग बाय डूइंग देंगे, या फिर लैंग्वेज की बात करें, बुक रीडिंग, राइट, इंग्लिश मूवीज, दे ऑल आर गोइंग टू बी अ पार्ट फॉर लर्निंग ऑफ लैंग्वेज एज
as given by the Krashen. ठीक है. इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस क्या कहता है? फैक्टर्स लाइक मोटिवेशन, एंजाइटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. मोटिवेशन, अंदर से एंजाइटी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये एक फिल्टर की तरह काम करता है. अगर हाई एंजाइटी होगी तो हाइयर फिल्टर होगा और कम एक्विजिशन, कम एक्वायर कर पाएगा बच्चा. पर अगर यहाँ पे लो एंजाइटी होगी, बच्चे को एंजाइटी नहीं है, तो बच्चा के अंदर लो फिल्टर होगा और हाइयर एक्विजिशन होगा, यानी बच्चा और ज्यादा सीखेगा. ठीक है. तो एंजाइटी नहीं होनी चाहिए लर्निंग के टाइम पर. एक स्ट्रेस फ्री माहौल होना चाहिए, encouraging क्लासरूम होना चाहिए. तो क्रेशन ने कहा एनवायरनमेंट नेचुरल होना चाहिए, मीनिंगफुल इंटरेक्शन होना चाहिए, ओवर रोट ग्रामर इंस्ट्रक्शन. ठीक है. तो क्रेशन के ये 5 पॉइंट्स याद रखना. ठीक है. सिर्फ एक तो नेम, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी पे उसने काम किया था कि सेकंड लैंग्वेज को आप एक्वायर करके सीख सकते हैं. और एक्विजिशन, मॉनिटर हाइपोथेसिस, इनपुट हाइपोथेसिस, आप उनको कैसे इनपुट दे रहे हो, नेचुरल वे में, अफेक्टिव फिल्टर. ठीक है. ऐसा कोई भी फिल्टर नहीं होना चाहिए जैसे एंजाइटी जैसा, जो कि उनकी एक्वायरिंग को कम कर दे. मोटिवेशन हो सकता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा, राइट. मोटिवेशन एक्सटर्नली भी हो सकता है, इंटरनली भी हो सकता है, राइट. सो लेट्स कम टू द natural approach given by Krashen and Terrell. So किसने दिया था? Krashen and Tracy Terrell ने, based on Krashen की hypothesis, especially comprehensive input and low effective filter. उन्होंने कहा था emphasis ज्यादा होना चाहिए communication पे, not accuracy. जब हम बोलते हैं बच्चों को कि बोलो, इंग्लिश बोलो, चाहे गलत ही बोलो, तो इसके अंदर we want कि हमारा एम्फोसिस किस पे हो? हमारा एम्फोसिस हो कम्युनिकेशन पे, ना कि एक्यूरेसी पे हो. एक्यूरेट वी आर गोइंग टू डू द चिल्ड्रन, बट नॉट अबाउट कि दे आर नॉट डूइंग कम्युनिकेशन. कहीं ना कहीं हम भी क्या करते हैं? कम्युनिकेशन करना ही छोड़ देते हैं, राइट. तो जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इवन द टीचर इज स्पीकिंग इन द क्लास, ठीक है, जब टीचर बात ही कर रही है, तो उस टाइम भी द चिल्ड्रन आर एक्वायरिंग सम वर्ड्स जो कि उन्हें एक्वायर करना चाहिए. चाहे उसमें जब बच्चा सीख रहा है और फिर उसे बोलेगा, तो वो बेशक उसमें एक्यूरेट वर्ड ना बोले, बट एम्फोसाइजेस होना चाहिए कम्युनिकेशन पे. ग्रामर इज नॉट टॉट एक्सप्लिसिटली बट एक्वायर्ड थ्रू यूज. ग्रामर को हम बार बार नहीं सिखा सकते कि वॉज लगाओ, वर लगाओ, ये लगाओ. ठीक है. हम हमेशा इसे एक्वायर कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ बार बार यूज करवा के, राइट. फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग मीनिंग फर्स्ट, नॉट स्पीकिंग. सबसे पहले हम उन्हें मीनिंग बताएंगे, ना कि स्पीकिंग. जब तक उनको मीनिंग नहीं पता होंगे तब तक वो बोल नहीं पाएंगे. तो पहले उनको मीनिंग पता होंगे, तभी वो अच्छे से उसको बोल पाएंगे, चाहे वो गलत ही बोल रहे हो, बट मीनिंग पता होना. गो का मतलब उन्हें पता है, तभी वो गो का वर्ड जैसे भी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट यूज करें, बट गो का उनको पता है कि जाना है. ठीक है. सो स्टेजेस है लैंग्वेज डेवलपमेंट के. प्री प्रोडक्शन, इसमें साइलेंट पीरियड होता है जिसमें बच्चा लिसन करेगा, अंडरस्टैंड करेगा बिना स्पीक किए. जैसे बच्चे जो होते हैं, टॉडलर्स जो होते हैं, 1 साल का बच्चा हो गया. अर्ली प्रोडक्शन, शॉर्ट फेजेस. बैबलिंग सुना होगा आपने. बैबलिंग में क्या होता है ना, बैबलिंग के अंदर बच्चे वर्ड्स बोलते हैं, जैसे पा पा, दो दो वर्ड्स को ज्वाइन कर करके बोल रहे हैं. तो अर्ली प्रोडक्शन में सिंगल सिंगल वर्ड्स बोल रहे हैं. स्पीच एमर्जेंस, सिंपल सेंटेंसेस को बोलने के बारे में बोल रहे हैं, जैसे आई गो. ठीक है. तो ये जो सिंपल सेंटेंसेस है, मैं जाऊं, जाऊं नहीं तो जा, ऐसे इस तरीके से, राइट. सो इससे क्या होगी, उनकी वोकैबलरी इंक्रीज होती है. इंटरमीडिएट फ्लुएंसी, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को बोलना शुरू करते हैं, थॉट्स आते हैं, फिर उनकी फ्लुएंसी धीरे धीरे एडवांस हो जाती है. और नियर नेटिव कम्युनिकेशन, आसपास के भी जो कम्युनिकेशन के में वर्ड्स यूज करते हैं वो कर सकते हैं. एंड टीचर शुड अलाउ अ साइलेंट पीरियड. टीचर को थोड़ा टाइम साइलेंट पीरियड में देना चाहिए. डोंट फोर्स लर्नर टू स्पीक अर्ली. ठीक है. कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उससे क्या होगा, जब बच्चे साइलेंट पीरियड में होंगे तो वो ज्यादा सुनेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है. दूसरों को भी सुनने के लिए, जैसे वो मोटिवेट होंगे तो उनके माइंड में और वर्ड्स जाएंगे एंड देन दे कैन स्पीक. ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली ही नहीं बोलने देना उनको. ये थ्योरी सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग एंड द बेस्ट थ्योरी. ठीक है. और इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत बार बनते हैं, सो प्लीज इसको कहीं पे नोट डाउन कर लेना. इनेबल लर्नर्स टू कम्युनिकेट मीनिंगफुली इन रियल लाइफ सिचुएशन. किस तरीके से बच्चा कम्युनिकेट कर पाए मीनिंगफुली इन रियल लाइफ सिचुएशन? क्या कोर प्रिंसिपल है? लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन, नॉट मेमोराइजेशन. लैंग्वेज रट्टा मारने के लिए नहीं है. किसके लिए है? कम्युनिकेशन के लिए है. फ्लुएंसी ज्यादा जरूरी है,
ओवर एक्यूरेसी। बच्चा फ्लुएंट हो जरूरी नहीं है कि कई बार वो बिल्कुल ही एक्यूरेट हो। एम्फोसिस ऑन कंटेक्सचुअल लैंग्वेज यूज, ठीक है, कंटेक्सचुअल लैंग्वेज यूज पे एम्फोसाइज किया गया है। इसमें लैंग्वेज कॉम्पिटेंसीज इंक्लूड की गई हैं। ग्रामेटिकली कॉम्पिटेंस, बच्चों को रूल्स पता होने चाहिए। देन इज सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, यूजिंग लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली इन कॉन्टेक्स्ट, किस तरीके से बच्चा लैंग्वेज को यूज कर पा रहा है कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड। डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस, कोहेसिव कन्वर्सेशन और टेक्स्ट, कोहेसिव कन्वर्सेशन होना चाहिए एंड स्ट्रैटेजीज यूज करनी चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए। एक्टिविटीज की अगर हम बात करें तो पेयर बना के, रोल प्लेस करके, इंफॉर्मेशन गैप, इंटरव्यूज, डिबेट, गेम्स, ये सब हम कराएंगे। तो इससे बच्चा क्या करेगा और कॉम्पिटेंट होगा। उनकी ग्रामर स्किल्स, सोशल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस होता है कि समाज में किस तरीके से वो भाषा के थ्रू अपने कॉन्टेक्स्ट को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकता है। एरर करेक्शन इज डिलेड टू कीप फ्लुएंसी अनइंटरप्टेड, एरर के करेक्शन को भी इसमें डिले किया जा सकता है जब हम फ्लुएंसी को अनइंटरप्ट करें, रोके ना। सो सीएलटी फोकस करता है रियल लाइफ यूज पे, मेकिंग अपॉइंटमेंट, गिविंग डायरेक्शन एक्सेट्रा। राइट, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू क्लियर इट आउट। ठीक है, और अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस वीडियो को। देन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इट्स अ क्लासिकल मेथड, ओल्ड मेथड, पहले सदियों से चलता हुआ आ रहा है और जनरली ये रीडिंग राइटिंग में यूज होता है, ना कि स्पीकिंग और लिसनिंग में। ठीक है, मेमोराइजेशन होता है इसमें, ग्रामर के रूल्स रट्टे मारे जाते हैं। पहले बोलते थे ना वोकैबुलरी याद करो, ग्रामर के रूल याद करो, टेंसेस के रूल्स याद करो। अब बेसिकली कि आप जितना सुनते हो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि सिंगुलर के साथ हम ये वो वर्ब की फॉर्म यूज करनी है। ट्रांसलेशन बिटवीन टारगेट एंड नेटिव लैंग्वेज, कि जो टारगेट लैंग्वेज है और जो नेटिव आपके आसपास वाली लैंग्वेज है उसमें कैसे ट्रांसलेट करना है। टीचर सेंटर्ड अप्रोच ज्यादा होती थी। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन क्या है, ये ना फ्लुएंसी प्रमोट नहीं करता है। ठीक है, ये फ्लुएंसी प्रमोट नहीं करता है। लैंग्वेज इज ट्रीटेड एज सेट ऑफ रूल, लैंग्वेज को एक सेट ऑफ रूल्स की तरह देखा जाता है, ना कि एक टूल की तरह कि वो कम्युनिकेशन। तो ये ग्रामर वाला जो है इट इज नॉट काइंड ऑफ एक अच्छी थ्योरी कंसिडर नहीं होगी। हमेशा बोर्डम और डिसएंगेजमेंट, बच्चे ज्यादा रोल खुद को देख नहीं पाते हैं, एंगेज नहीं कर पाते हैं। ये मेथड थोड़ा सा आउटडेटेड है बट यूजफुल फॉर एक्सप्लेनिंग डिफिकल्ट ग्रामर। ठीक है, डिफिकल्ट ग्रामर में यूजफुल हो सकता है। देन इज डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेचुरल मेथड। तो ये प्लीज कहीं लिख लीजिए, एंड इट इज अपोजिट ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन, इसका अपोजिट है। राइट, सो ओनली द टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश इज यूज्ड, नो ट्रांसलेशन। यहाँ पे बोला है कि हम यहाँ पे कोई भी ट्रांसलेशन नहीं कराएंगे। एम्फोसिस ऑन ओरल कम्युनिकेशन फ्रॉम द बिगनिंग, सबसे पहले हम ओरल कम्युनिकेशन बोलने पे वो देंगे, जोर देंगे। मैंने एक कहावत किसी बहुत ही अच्छे प्रिंसिपल से सुनी थी कि इफ यू कीप ऑन ट्रांसलेटिंग द लैंग्वेज, ठीक है, अगर आप बार बार, जैसे आप स्कूल क्लास में इंग्लिश बोल रहे हैं, स्पेसिफिकली जब बच्चा फिफ्थ सिक्स में आ गया है एंड वो बचपन से इंग्लिश सुनता हुआ आ रहा है, इफ यू कीप ऑन ट्रांसलेटिंग द लैंग्वेज सो द चाइल्ड विल नेवर लर्न द लैंग्वेज। इफ यू डोंट, सो ही विल बी एबल टू लर्न दोज कॉन्सेप्ट वेरी क्विकली, क्योंकि उसको ये होगा कि नहीं मुझे सीखनी ही पड़ेगी, मुझे चाहे मैं उन चीजों को बाद में टीचर से जाके पूछ लूं, बट बार बार आप रखेंगे तो बच्चे को ये होगा कि नाउ माई टीचर इज गोइंग टू टेल मी, तो मुझे तो कोई जरूरत ही नहीं है। राइट, सो एम्फोसिस ऑन ओरल कम्युनिकेशन फ्रॉम द बिगनिंग। तो इसीलिए यहाँ पे कह दिया शुरुआत से ही, द डे व्हेन द चाइल्ड स्टेप इन द स्कूल, उधर से ही हमें ओरल कम्युनिकेशन पे फोकस करना है। ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली, लर्नर डिस्कवर रूल, बच्चे रूल्स डिस्कवर करेंगे। एक होता है इंडक्टिव, एक होता है डिडक्टिव। ठीक है, तो हमें इंडक्टिवली कराना है, बच्चे अपने रूल्स खुद करेंगे। लर्न एंड वोकैबुलरी टॉट थ्रू रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, वोकैबुलरी कैसे पढ़ाई जाएगी, रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट से, पिक्चर से, जेस्चर से। प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशंस आर एम्फोसाइज, कैसे जैसे अगर मैं यहाँ बोलूँ शाह, राइट, अगर हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो CHEM, केम हो गया, राइट, बट अगर हम ये ऐसे पढ़ते हैं तो इसको का बोलेंगे, राइट।
कई बार हम इसको, यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पे चायोस पढ़ रहे हैं पर यहाँ पे हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्योंकि सीएच की बात ई आ रहा है यहाँ पर और यहाँ ए आ रहा है, तो यही तो है प्रोनाउंसिएशन, साउंड, इन पे ज्यादा इफेक्ट किया, इन पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, और फोनिक्स पे जो मैंने अभी आपको बताया। इंस्टेड ऑफ टीचिंग एप्पल इज इक्वल टू सेव, द टीचर शुड शोज एन एप्पल एंड सेज दिस इज एन एप्पल। ठीक है, उसको छोटा छोटा वो करे टीचर, उसको, टीचर ने उसको ये नहीं एक्सप्लेन किया हिंदी में, देखो इस लैंग्वेज को लर्न करने का सबसे बढ़िया तरीका एप्पल को सेब बता के नहीं बताया। टीचर ने क्या कहा कि टीचर शोज एन एप्पल, बट टीचर ने एक एप्पल बताया एंड टीचर ने कहा दिस इज एन एप्पल। इससे बच्चे की इन्फ्लुएंस अपने आप बढ़ जाएगी, एंड हु नीड सम नेटिव लैंग्वेज सपोर्ट। आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी आपको। नेक्स्ट इज ऑडियो लिंगुअल मेथड। So it is connected with behaviorist theory, Skinner, habit formation through repetition and drill. कोई भी हैबिट बनाने के लिए हमें रिपीट करना और ड्रिल प्रैक्टिस करने की सबसे ज्यादा जरूरी है। तो क्या फीचर्स है? रेपिटेशन एंड मेमोराइजेशन ऑफ डायलॉग्स, यूज ऑफ पैटर्न ड्रिल्स, सब्स्टिट्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन, एक चीज को दूसरी चीज से चेंज करके, एरर कनेक्शन इज इमीडिएट, हमेशा एरर करेक्शन को पॉजिटिवली करेक्ट करना चाहिए, एरर को पॉजिटिवली करेक्ट करना चाहिए, सो दैट बैड हैबिट्स मतलब जो हो वो उस चीज को एक्वायर करके लॉन्ग लर्निंग, लॉन्ग फॉल्स लर्निंग ना करें। स्पीकिंग एंड लिसनिंग फर्स्ट, सबसे पहले स्पीकिंग और लिसनिंग पे, देन रीडिंग एंड राइटिंग पे जोर देना चाहिए। से रिपीट प्रैक्टिस टू क्रिएट ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, बार बार हमें रिपीट करानी है, प्रैक्टिस करानी है, क्योंकि लैंग्वेज इज नॉट लाइक कि आप एक दिन में सीख लोगे, लैंग्वेज इज लाइक रिपीटिंग एंड प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, राइट। देन कम्स टू क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या बोल रहा है? डज नॉट एनकरेज क्रिएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज, इसका एक क्रिटिसिज्म भी हो सकता है। नो एम्फोसिस ऑन मीनिंग और द कॉन्टेक्स्ट। एएलएम जो है ऑडियो लिंगुअल मेथड, ये प्रोनाउंसिएशन के लिए अच्छा है और एक्यूरेसी ट्रेनिंग के लिए भी अच्छा है। देन द नेक्स्ट थ्योरी इज टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। और मेरे को आपको एक बात और बतानी थी यहाँ पर कि देखो, आई हैव एक्सप्लोर्ड यूट्यूब एंड आई हैव वॉच्ड इट आउट कि बहुत कम जगहों पे लैंग्वेज थ्योरी एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, सो माय कंसर्न इज कि अगर आपको इनका कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो, और अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर एक बार और वीडियो या कोई मॉक टेस्ट लेकर आना चाहिए, सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। किसने दिया था? जेम्स अशर ने। उसका कहना था कि लर्निंग अ लैंग्वेज शुड बी स्ट्रेस फ्री। कोई भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए हमें स्ट्रेस फ्री माहौल चाहिए, और फिजिकली भी आप स्ट्रेस फ्री होने चाहिए। बेसिकली लर्निंग कैसी है? कोऑर्डिनेशन ऑफ स्पीच एंड फिजिकल मूवमेंट। टीचर गिव्स कमांड, टीचर कमांड दे रही है एंड स्टूडेंट रिस्पॉन्ड विद एक्शन, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एक्शन से। जैसे स्टैंड अप, टच योर नोज, जंप। तो यहाँ पे एक तरीके का लैंग्वेज है, बच्चे लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं। स्टैंड अप, तो टीचर भी खड़ी होगी, राइट, तो टीचर भी एक्शन के साथ रेस्पॉन्ड कर रही है। स्टैंड अप, टच योर नोज, व्हेन द टीचर टच द नोज, तो चाइल्ड इज लर्निंग द लैंग्वेज। इट इज यूजफुल फॉर बिगनर्स, फॉर यंग लर्नर्स। लिसनिंग स्किल्स उसके बहुत अच्छे हो जाएंगे, जैसे 9th 10th में हम ASLs लेते हैं, राइट। देन इज लोअर अफेक्टिव फिल्टर, जो उसका अफेक्टिव फिल्टर है, इमोशंस वाला फिल्टर है, वो थोड़ा कम होगा और फन एंड एंगेजिंग ज्यादा रहेगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। देन इज होल लैंग्वेज अप्रोच। कैसी है ये? कंस्ट्रक्टिविस्ट है, कंस्ट्रक्टिविस्ट बच्चा अपना नॉलेज खुद क्रिएट करेगा। हॉलिस्टिक का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि लैंग्वेज इज टॉट एज अ होल सिस्टम। लैंग्वेज को एज अ होल पढ़ाया जाता है, नॉट स्प्लिट इनटू रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। स्टूडेंट लर्न करते हैं थ्रू मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट से, लाइक स्टोरीज, पोम्स, प्रोजेक्ट्स देकर। एम्फोसाइज बच्चों की चॉइस है, बच्चे को बुक्स रीड करनी है, लेसन पढ़ना है, राइट करना है। ऑथेंटिक टेक्स्ट हम यूज कर सकते हैं, एंड टीचर्स एंड स्टूडेंट को क्रिएट कंटेंट। बच्चे और स्टूडेंट्स, बच्चे और टीचर्स क्रिएट करेंगे कंटेंट को एक साथ। नेक्स्ट इज एक्लेक्टिक अप्रोच। एक्लेक्टिक अप्रोच भी एक बहुत अच्छी अप्रोच है, इसको भी लिख लेना, राइट। So it's a kind of modern approach. It combines various methods depending on learner needs.
फीचर्स क्या है, ये फ्लेक्सिबल है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है, ड्रॉज फ्रॉम CLT जो कम्युनिकेटिव वाला जो मेथड बताया था मैंने आपको, डायरेक्ट मेथड, ALM, TPR, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, ऑडियो लैंग्वेज मेथड, ठीक है, फोकस ऑन लर्निंग आउटकम। तो इसमें टोटल सब सारा कंबाइन कर दिया गया, ठीक है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द अप्रोचेस। सो अगर ऐसा आता है कि लैंग्वेज थ्योरी में सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन कौन सा कौन सी थ्योरी में आएगा, दैट इज एक्लेक्टिक अप्रोच। देन इट फोकस ऑन लर्निंग आउटकम, ये फोकस करता है कि हमने जो पढ़ा दिया, अब उसका आउटकम क्या मिला। अगर आउटकम 10 बच्चों में से 3 बच्चों ने सीखा और 7 ने नहीं सीखा, इसका मतलब यू हैव टू चेंज योर लर्निंग मेथड, है ना, मेथड चेंज करना पड़ेगा। एंड नॉट मेथड प्योरिटी, encourages लर्नर ऑटोनॉमी, बच्चा खुद से सीखेगा, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस देंगे, हर बच्चा अपने नीड के अकॉर्डिंगली अलग तरीके से सीखता है, तो इंस्ट्रक्शंस भी अलग देनी पड़ेंगी, है ना। सो इस तरीके से बच्चा एक्लेक्टिक अप्रोच से सीखता है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। सो वंस मोर आई विल से कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्रोडक्टिव लगी, तो ये सेशन अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना, and do like, share, subscribe. Thank you so much for watching.